वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं अरेस्ट ऑफ पर्सन, जिसमें कि सेक्शन 50 तक कवर किया जा चुका है। आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 51। सेक्शन 51 कहता है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर, यानी कि पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा, यानी कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसकी जो पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर जो है उस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, यानी कि मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि ऐसे ऑफेंस में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है, यानी कि उसका नेचर ऐसा है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अविकथित है कि यह विश्वास करने का उचित आधार है, यानी कि ये जो है कि आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसे अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, यानी कि उसका जो एग्जामिनेशन किया जाना है, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो किया जाएगा उसके तहत जो है कि साक्ष्य एविडेंसेस प्राप्त हो जाएंगी। तो ऐसे पुलिस अधिकारी की उस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए, यानी कि जो पर्सन है वो रजिस्टर्ड जो है मेडिकल एग्जामिनेशन ऐसे व्यक्ति का कर रहा है, यानी कि एक्यूज्ड का जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है वो रजिस्टर्ड जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा ही किया जाना चाहिए और सद्भावपूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निर्देशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे, यानी कि ऐसे जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका एग्जामिनेशन करे और उन तथ्यों का जो ऐसा साक्ष्य प्रदान करे, यानी कि जो ऐसे एविडेंसेस प्रदान करे अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है। यानी कि किसी व्यक्ति को जब अक्यूज्ड पर्सन है जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसको जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जो है एग्जामिनेशन किया जाएगा और जो उसके पास एविडेंसेस मिल रहे हैं उसको जो है रिकॉर्ड किया जाएगा और ऐसे जो एविडेंसेस है लिए जाने में वो जितना आवश्यक हो उतने बल का प्रयोग कर सकता है जितना कि उचित रूप से आवश्यक हो। सबसेक्शन 2 कहता है जब कभी इस धारा के अधीन, यानी कि सेक्शन 51 के अधीन किसी महिला की शारीरिक परीक्षा, यानी कि बॉडली एग्जामिनेशन, मतलब फीमेल की किसी शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसे परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी, यानी कि जब किसी ऐसी जो फीमेल है कि जिसकी अक्यूज्ड पर्सन जो है वो फीमेल है सेक्शन 51 के तहत, तो उसकी जो शारीरिक परीक्षा की जानी है वो किसी रजिस्टर्ड फीमेल जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगी उसके द्वारा ही की जाएगी। सबसेक्शन 3 कहता है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी देर किए बिना, यानी कि विदाउट डिले, बिना अन्वेषण अधिकारी को परीक्षा रिपोर्ट तुरंत भेजेगा, यानी कि जो मेडिकल एग्जामिनेशंस की है उन्होंने वो विदाउट डिले जो अन्वेषण अधिकारी है उसको तुरंत ऐसी रिपोर्ट भेजेगा। स्पष्टीकरण में कहा गया कि इस धारा में धारा 52 और धारा 53 में, यानी कि सेक्शन 52 और सेक्शन 53 में फर्स्ट कहता है परीक्षा में जो एग्जामिनेशन किया जाना है उसमें हम क्या क्या एग्जामिनेशन कर सकते हैं। पहला जो ब्लड होगा, खून के धब्बे है, सीमन है, लैंगिक अपराधों की दशा में स्वाब, थूक और स्वेद, बाल के नमूनों और उंगली के नाखूनों की कर्तन की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के, जिसके अंतर्गत डीएनए प्रोफाइल करना भी है, प्रयोग द्वारा परीक्षा और ऐसे अन्य परीक्षण जिन्हें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता है, यानी कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है किसी पर्टिकुलर मामले में आवश्यक समझता है सम्मिलित होंगे, यानी इन चीज़ों की मेडिकल एग्जामिनेशन की जा सकती है। ये सेक्शन 51 को तो कवर कर ही रहा है, इसके साथ साथ सेक्शन 52 और सेक्शन 53 में भी कवर चीज़ें होती हैं। सबसेक्शन जो इसका है क्लोज बी वो कहता है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता कौन है इसको डिफाइन किया गया है। मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से वह चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सीय अर्हता हो, यानी कि जो मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उनको जो है चिकित्सा आयोग अधिनियम, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 उसके तहत जो क्वालिफिकेशन है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन रखता हो और जिसका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया, यानी कि जिसको जो है जिसकी एंट्री जो है या तो नेशनल लेवल के जो रजिस्टर बनाए गए हैं उसमें नेशनल मेडिकल रजिस्टर में या स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसको जो है एंट्री को प्रविष्ट किया जाए, एंटर्ड किया जाए। सेक्शन 52
52 कहता है कि बलात्संग के अपराधी यानी कि जो रेप अक्यूज है उसकी जो है चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा। सेक्शन 51 कहता है कि पुलिस जो ऑफिसर है उसकी रिक्वेस्ट पर किसी अक्यूज की एग्जामिनेशन किया जाना है। और सेक्शन 52 कहता है कि जो रेप अक्यूज है उसका एग्जामिनेशन किया जाना है। जब कभी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने यानी तो रेप या रेप का अटेम्प्ट करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने का उचित आधार है, यानी कि ये रीजनेबल जो है ग्राउंड्स है विश्वास करने का कि उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा, तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के लिए उस स्थान से जहां अपराध किया गया है यानी कि जहां पर ऑफेंस किया गया है 16 किलोमीटर की परिधि यानी कि 16 जो किलोमीटर है उसकी परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसाय की अनुपस्थिति में यानी कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जहाँ पे ऐसा एक्यूज्ड पर्सन मिला है उसकी 16 किलोमीटर की परिधि से यदि मेडिकल जो एग्जामिनेशन है वो अब्सेंट रहता है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी के निवेदन पर यानी कि जो ऐसे पुलिस ऑफिसर जिसने उस अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है उसकी रिक्वेस्ट पर जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो यानी कि जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के लिए यानी किसी अन्य जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके लिए तथा सद्भावपूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निर्देश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितनी युक्त रूप से आवश्यक हो विधिपूर्ण होगा। यानी कि जब किसी रेप अक्यूज्ड है उसको एग्जामिनेशन किया जाना है और उस एग्जामिनेशन में 16 किलोमीटर की परिधि में यानी कि 16 किलोमीटर जो है उसकी जो टाइम पीरियड 16 किलोमीटर की जो परिधि है उसमें जो है कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो है किसी अन्य जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वहाँ पर उससे जो है कि ऐसा मेडिकल जो है एग्जामिनेशन किया जा सकेगा। सबसेक्शन 2 कहता है ऐसा परीक्षा करने वाला जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है ऐसे व्यक्ति की बिना किसी विलंब के परीक्षा करेगा यानी कि विदाउट डिले उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। जो रेप अक्यूज्ड है उसका विदाउट डिले एग्जामिनेशन किया जाएगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी जो एग्जामिनेशन किया है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ दी जाएंगी यानी कि क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी उस रिपोर्ट में। वो बात करता है पहला अभियुक्त और उस व्यक्ति का जो उसे लाया गया है नाम और पता यानी कि अक्यूज का नाम होगा और उसका पता होगा और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है यानी कि जो अक्यूज पर्सन को लाया है उस व्यक्ति का भी नाम और पता होगा। जो अक्यूज्ड है उसकी आयु, अभियुक्त के शरीर पर क्षति के निशान की अक्यूज्ड के जो है कि शरीर पर क्या क्या निशान है, क्षति के निशान यदि कोई हो। फोर्थ कहता है कि डीएनए प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई कोई सामग्री का वर्णन यानी कि जो भी अक्यूज्ड के डीएनए से मैच करने के लिए कोई सामग्री ली गई है तो उसको डिस्क्राइब करना होगा। और फिर फिफ्थ पॉइंट कहता है उचित ब्यौरे सहित यानी कि जो भी अदर मटेरियल है तो उसको जो है उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियाँ यानी अन्य जो तात्विक विशिष्टियाँ उनकी सभी की रिपोर्ट में लिखा जाएगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिकथित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया यानी कि रिपोर्ट जब भी जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसमें जो है ब्रीफ में रीज़न बताने होंगे जिनसे कि कोई कंक्लूजन निकला है उसके रीजंस बताने पड़ेंगे ब्रीफ में। फोर्थ सबसेक्शन कहता है परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाए यानी कि जो रिपोर्ट बनाया जा रहा है मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा तो वहाँ पर जिस समय एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है यानी कि परीक्षा प्रारंभ हुआ है और जब उस एग्जामिनेशन की एंड हुआ है तो वहाँ पर वो जो टाइम पीरियड होगा उसको भी मेंशन करना होगा। सबसेक्शन 5 कहता है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय बिना किसी विलंब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा यानी कि विदाउट डिले इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है उसको रिपोर्ट भेजेगा जो उसे धारा 193 में क्या है 193 में कहता है पुलिस रिपोर्ट जो तैयार करते हैं वो उसकी बात करता है। तो धारा 193 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा 6 के खंड क में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग रूप में भेजेगा यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया उस डॉक्यूमेंट्स के पार्ट के रूप में सेक्शन 193 के सबसेक्शन 6 के तहत भेजा जाएगा। सेक्शन 53 कहता है गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। यहाँ पर सेक्शन 51 जो पढ़ा है हमने उसमें कहा गया कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर उसकी जो है एग्जामिनेशन किया जाना। और 52 ये है कि जो रेप अक्यूज्ड है उसका एग्जामिनेशन किया जाना है मेडिकल एग्जामिनेशन। सेक्शन 53 है वो बात करता है कि गिरफ्तार जो व्यक्ति है यानी कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी जो है चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा यानी कि मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा परीक्षा।
जब कोई माइनर से डिफरेंसेस है इन तीनों सेक्शंस में। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है, तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत पश्चात उसकी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी द्वारा, और जहां चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा परीक्षा की जाएगी। यानी कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो वहां पर सेंट्रल स्टेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जो कार्य कर रहे हैं, यानी कि चिकित्सा जो अधिकारी यानी कि मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं वो काम कर रहे हैं, और यदि वो नहीं है तो उस कंडीशन में तो उनके द्वारा किया जाएगा, और यदि वो नहीं है तो उस कंडीशन में वहाँ जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनके द्वारा एग्जामिनेशन किया जाएगा। प्रोवाइजो में कहता है कि परंतु यदि चिकित्सा अधिकारी यानी कि जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय की यह राय है कि ऐसे व्यक्ति की एक और परीक्षा की जानी आवश्यक है तो वह ऐसा कर सकेंगे, यानी कि एक और मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना है उनका तो वो ऐसा कर सकते हैं। सेकंड प्रोवाइजो कहता है परंतु यह और कि जहाँ गिरफ्तार किया गया व्यक्ति यानी कि जो गिरफ्तार की गई यदि कोई महिला है वहाँ उसके शरीर की परीक्षा केवल महिला चिकित्सा अधिकारी यानी कि मेडिकल जो फीमेल जो मेडिकल ऑफिसर है उनके द्वारा ही ऐसी एग्जामिनेशन किया जाएगा, और जहाँ महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है यानी कि जो फीमेल मेडिकल जो ऑफिसर है वो उपलब्ध नहीं है वहाँ रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसाय द्वारा या उसके पर्यवेक्षणाधीन की जाएगी, या तो जो है मेडिकल जो फीमेल जो प्रैक्टिशनर है उनके द्वारा ही ऐसे जो अक्यूज्ड फीमेल है उनकी जो है परीक्षा की जानी है। सबसेक्शन 2 कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की यानी कि जिस पर्सन को गिरफ्तार किया गया है इस प्रकार परीक्षा करने वाला चिकित्सा अधिकारी यानी कि जो मेडिकल ऑफिसर है या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय ऐसा परीक्षा का अभिलेख यानी कि एक रिकॉर्ड तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर किन्हीं क्षतियों या हिंसा के चिन्हों या अनुमानित समय का वर्णन करे, यानी कि जिस अक्यूज्ड की जो है गिरफ्तारी की गई है उसका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा कि उसकी बॉडी पर कहाँ पर जो है कि इंजरी मिली है और जो टाइम पीरियड उसे लगता है वो मेंशन करेगा, और जब ऐसी क्षति या चिन्ह पहुंचाए गए होंगे मतलब ऐसी जो टाइम पीरियड मेंशन करेगा जहां पर उसे लगता है कि ये जो इंजरी है ये इतनी पुरानी है या इस डेट को ये इंजरी हुई होगी, वो उस चीज़ को डेट को मेंशन करेगा। सबसेक्शन 3 कहता है जहां धारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है वहां ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति यथास्थित चिकित्सा अधिकारी यानी कि जो मेडिकल ऑफिसर है या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी, यानी कि जिस व्यक्ति को मेंशन किया गया है ऐसे व्यक्ति को जो रिपोर्ट है उसको दी जाएगी। सेक्शन 54 कहता है गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड यानी कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसका पहचान किया जाना, उसकी शिनाख्त किया जाना। सेक्शन 54 गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या ऐसे अपराध के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है, यानी कि उस व्यक्ति की एक तरीके से पहचान की जा रही है तो वहाँ वह न्यायालय जिसकी अधिकारता यानी कि जिस कोर्ट की जुडिक्शन बनती है वहाँ पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर यानी कि जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है उसकी रिक्वेस्ट पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की यानी जिस पर्सन को गिरफ्तार किया गया है ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्ति द्वारा शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा। यानी कि सेक्शन 54 ये कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त यानी कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसकी पहचान की जानी है, तो जिस कोर्ट की जुडिक्शन में ऐसा जो है मैटर आता है जो कि उस जो पुलिस थाने के भारसाधक जो ऑफिसर यानी कि जो ऑफिसर इंचार्ज है उसकी रिक्वेस्ट से यदि ऐसा लगता है तो फिर न्यायालय जो है कि ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं जिसमें कि उस व्यक्ति यानी कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए जो है उसके शिनाख्त कराई जाए। प्रोवाइजो में बोला गया परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति जो शिनाख्त कर रहा है यानी कि जो उस व्यक्ति को पहचान रहा है, जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको पहचानने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जो है मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है यानी कि इनकैपेबल है, तो शिनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी। यानी कि जो पर्सन जो है मतलब अक्यूज्ड पर्सन है और अक्यूज्ड पर्सन को जो गिरफ्तार कर रहा है व्यक्ति वो जो है कि मतलब इनकैपेबल है, मानसिक या शारीरिक रूप से इनकैपेबल है, तो वो जो शिनाख्त कराई जाएगी वो मजिस्ट्रेट के सुपरविज़न में ऐसी शिनाख्त कराई जाएगी जो ये सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए
शिनाख्त की जाए, यानी कि उस मेथड का प्रयोग करते हुए उसकी आइडेंटिटी को किया जाए जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हो, और शिनाख्त प्रक्रिया किसी श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा विलिखित की जाएगी, यानी कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक द्वारा जो है उस मैटर को रिकॉर्ड किया जाएगा। जनरली ये है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त की जाएगी सेक्शन 54 में। शिनाख्त का ऑर्डर जो है ऐसे जो कोर्ट का जो जुडिक्शंस है ऐसे कोर्ट द्वारा किया जाएगा, और जो भारसाधक ऑफिसर है उसकी रिक्वेस्ट पर जो है कि न्यायालय ऑर्डर देगा, और ऐसे व्यक्ति की जो है कि अन्य व्यक्ति से द्वारा शिनाख्त कराई जाएगी। और जो शिनाख्त कर रहा व्यक्ति है वो इनकैपेबल है तो वो जो मजिस्ट्रेट होगा तो मजिस्ट्रेट के सुपरविज़न में ऐसी जो शिनाख्त है वो कराई जाएगी। और जो शिनाख्त होगा जो उस व्यक्ति की, यानी कि जो इनकैपेबल व्यक्ति है उसके द्वारा जो कि ठीक लगे, जो कि न्यायालय को ठीक लगे और जो इनकैपेबल व्यक्ति है उसके लिए सुविधापूर्ण हो, तो ऐसी पद्धति का यूज़ किया जाएगा। और इसका जो शिनाख्त कराया जा रहा है उसका ऑडियो वीडियो जो है कि रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। सेक्शन 55 कहता है जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया है, यानी कि जब कोई पुलिस ऑफिसर जो है वारंट के बिना किसी पर्सन को गिरफ्तार करना है और वो उसके लिए खुद स्वयं ना गिरफ्तार करके अपने सबऑर्डिनेट को जो है कि प्रतिनियुक्त करता है, तो उस कंडीशन में प्रक्रिया क्या होगी। उस कंडीशन में प्रक्रिया को सेक्शन 55 में बताया गया है। जब अध्याय 13 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, यानी कि चैप्टर 13 के तहत जो इन्वेस्टिगेशन करता हुआ कोई पुलिस थाने का ऑफिसर इंचार्ज या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को, ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि विदा वारंट के बिना विधि पूर्वक जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट के बिना अपनी उपस्थिति में, यानी कि बिना वारंट के अपनी प्रेजेंट में, अन्यथा गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तब वह उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को प्रदत्त करेगा, यानी कि रिटर्न में जो ऑफिसर इंचार्ज है अपने सबऑर्डिनेट को एक रिटर्न में ऑर्डर देगा कि जिससे यह अपेक्षा है कि वह गिरफ्तारी करे, कि उसमें यह लिखा जाएगा कि ये पर्सन जो है जो दूसरा अन्य व्यक्ति है उसको जो है गिरफ्तार करने के लिए प्रतिनियुक्त कर रहा है, और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा, यानी कि उसका जो सार होगा, यानी कि ब्रीफ में उस चीज़ को इन्फॉर्म करेगा। और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो वह आदेश दिखा देगा, यानी कि जो अक्यूज पर्सन है उसकी गिरफ्तारी के लिए यदि वो उससे जो है अपेक्षा कर रहा है, यानी कि अपेक्षा करता है, यानी कि वो उससे पूछता है कि आपको जो है कि क्या पावर है या आप किस पावर के तहत आप मुझको अरेस्ट कर रहे हैं, तो वो उसमें उस ऑर्डर को दिखा सकता है। जो इस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स ने जो है जो अपने सबऑर्डिनेट को ऑथोराइज किया है। सबसेक्शन 2 कहता है धारा 1 की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा 35 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रभाव नहीं डालेगी, यानी कि जो सबसेक्शन 1 है उसकी कोई भी बात जो सेक्शन 35 क्या कहता है कि पुलिस ऑफिस जो है वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकता है, तो वहाँ पर उस जो सेक्शन 35 की बात है वहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। सेक्शन 56 कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य सुरक्षा, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले, यानी कि जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड को जब कस्टडी में रखा जा रहा है तो जो व्यक्ति रखने का अभिरक्षा में जो रखने वाला व्यक्ति है उसका यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य सुरक्षा की उचित देखभाल करे, यानी कि उसकी जो हेल्थ और सिक्योरिटी की उचित देखभाल करे। सेक्शन 57 कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना, यानी जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो सेक्शन 57 कहता है कि उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, यानी कि वारंट के बिना गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी, वारंट के बिना यानी कि विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो पुलिस अधिकारी जो है अनावश्यक विलंब के बिना
और जमानत के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी कि इस सब सेक्शन के अंडर में रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष, यानी उस पर्टिकुलर मैटर में जिसका जुडिक्शन बनता है, जिस कोर्ट की जुडिक्शन बनता है उस कोर्ट के समक्ष, यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाएगा या भेजेगा। इन शॉर्ट सेक्शन 57 कहता है कि जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तो उसको अविलंब जो है मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास ले जाया जाएगा। सेक्शन 58 कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का, यानी जिस पर्सन को गिरफ्तार किया जा रहा है उस व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध ना किया जाना, यानी कि 24 घंटे से अधिक डिटेन ना किया जाना। कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना, यानी कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है विदा वारंट के किसी किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा, यानी किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक का डिटेन नहीं रखा जाएगा जब तक कि जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है, तथा ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट के धारा 187 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान में से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक के यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक की नहीं होगी, वे चाहे उसकी अधिकारता है या नहीं हो। यानी कि सेक्शन 58 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक का डिटेन नहीं किया जाएगा। और मजिस्ट्रेट के जो धारा 187 है उसमें कोई उसने ऑर्डर दिया है तो उस जो आदेश है उसके अभाव में गिरफ्तारी का जो स्थान है, यानी कि जिस जगह पर उस अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है और जहां पर वो न्यायालय है उसके बीच की जो दूरी है उस समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक जो है किसी भी अक्यूज्ड को गिरफ्तार डिटेन नहीं किया जाएगा, मतलब निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। सेक्शन 59 कहता है पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना, यानी कि जब कोई पुलिस ऑफिसर जो है किसी अक्यूज्ड को गिरफ्तार करता है तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। सेक्शन 59 यानी कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, यानी कि जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन के, जिला मजिस्ट्रेट को यानी कि डीएम को या उसके ऐसे निर्देश देने पर या तो डीएम को या उसके ऐसे डायरेक्शन देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को यानी कि एसडीएम को अपने अपने थाने की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं। यानी कि सेक्शन 59 कहता है कि पुलिस का गिरफ्तारियों को रिपोर्ट करना है कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी किसी अक्यूज्ड को गिरफ्तार करता है तो उसकी रिपोर्ट करेगा। किसको करेगा? वो तो डीएम को करेगा, और यदि डीएम ऐसी डायरेक्शन देता है तो उस कंडीशन में एसडीएम को वो रिपोर्ट करेगा, चाहे उस व्यक्ति ने जमानत ले ली हो या नहीं ली हो, लेकिन वो रिपोर्ट पुलिस अधिकारी के द्वारा वो ऐसी रिपोर्ट की जाएगी। सेक्शन 60 कहता है पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन, यानी कि जब कोई व्यक्ति जब हम पढ़ रहे हैं अरेस्ट ऑफ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति की जब गिरफ्तारी की जा रही है तो उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा उन्मोचन किया जाता है, यानी कि डिस्चार्ज किया जाता है। सेक्शन 60 में यह कहता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंधपत्र, यानी कि उसके खुद के बंधपत्र या जमानत पत्र पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि सेक्शन 60 कहता है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, यानी कि किसी जो पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो उसको उन्मोचन किया जाएगा। उन्मोचन कैसे होगा? या तो बंधपत्र पर किया जाएगा या जमानत पत्र पर या मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर के द्वारा किसी व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जाएगा। सेक्शन 60। सेक्शन 61 कहता है निकल भागने का, यानी कि जब किसी अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है और वो कस्टडी में है या फिर जो है कि उसे अभी कोई व्यक्ति जो है कि लेकर आ रहा है, मतलब पुलिस अधिकारी उसको लेकर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो अभियुक्त व्यक्ति है वो उनकी अभिरक्षा से क्या कर रहा है? निकल भाग रहा है। यानी कि निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। सेक्शन 61 सबसेक्शन फर्स्ट कहता है यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है, यानी कि लॉफुल जो कस्टडी है, यानी कि जेल में है या फिर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है, तो वहाँ से निकल भागता है या स्वयं को छुड़ा लिया जाता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है, छुड़ाया गया है, या तो वो निकल भागा है खुद से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे छुड़ाया गया है, तो जो पुलिस अधिकारी है उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है और इंडिया के किसी भी
भारत के किसी भी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि उपधारा फर्स्ट के अधीन गिरफ्तारियों को, यानी कि जो भी गिरफ्तारी की जा रही है उसको धारा 44 के उपबंध लागू होंगे, यानी कि सेक्शन 44 जो है उसके उपबंध लागू होंगे, भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य ना कर रहा हो। यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है वो विदाउट वारंट के उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में भी जो है कि उस पुलिस ऑफिसर्स को फिर से अक्यूज्ड को पकड़ लेने और पीछा करने का अधिकार होगा। धारा फर्स्ट के अधीन गिरफ्तारियों को धारा 44 के उपबंध लागू होंगे, यानी कि सेक्शन 44 क्या कहता है? सेक्शन 44 कहता है कि उस स्थान की तलाशी, यानी कि उस प्लेस की तलाशी ली जाती है जिस पे ऐसा व्यक्ति जो है परिविष्ट हुआ है या जिसकी गिरफ्तारी की जानी है, यानी कि जहाँ पर व्यक्ति जो गया है उस प्लेस की तलाशी ली जा सकती है। तो सबसेक्शन 2 ये कहता है कि उपधारा फर्स्ट के अधीन गिरफ्तारियों को धारा 44 के उपबंध लागू होंगे, यानी कि उस पर्टिकुलर प्लेस का सर्च किया जा सकता है जहाँ पर अक्यूज्ड व्यक्ति गया है, भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य ना कर रहा हो, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर से बिना वारंट के कार्य कर रहा हो, और ऐसी गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी ना हो, और ऐसी जो अरेस्टिंग का अधिकार रखने वाला जो है वो पुलिस अधिकारी ना हो, यानी कि पुलिस अधिकारी के अलावा भी कोई व्यक्ति है तो उसके पास भी ये अधिकार होता है। सेक्शन 61। सेक्शन 62 कहता है कि गिरफ्तारी का, यानी जब भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानी है तो वो सर्वदा जो है संहिता के अनुसार ही किया जाएगा, यानी कि बीएनएसएस के द्वारा ही किया जाएगा, यानी कि बीएनएसएस के प्रोविज़न के अंदर में होते हुए ही किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। सेक्शन 62। कोई गिरफ्तारी इस संहिता का गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी, यानी कि कोई गिरफ्तारी या तो इस संहिता के द्वारा या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के, यानी कि यदि अरेस्टिंग जो है या तो बीएनएसएस के द्वारा की जाएगी या अरेस्टिंग के प्रोविजंस के लिए किसी अदर लॉ में कोई प्रोविजंस बताया गया है तो उसके अनुसार ही की जाएगी। इस तरीके से आज हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।